हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्रेकिंग फोर्स कैलकुलेशंस या ब्रेकिंग फोर्स एनालिसिस भी इसे बोला जाता है। अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, बीवॉक कर रहे हैं, आइदर आप डिप्लोमा कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसमें कंडीशंस बनती है, अलग अलग केसेस बनते हैं कि हम किस तरीके से इस पूरी कैलकुलेशन को डिस्क्राइब करें। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था ट्रैक्टिव फोर्स की रिगार्डिंग, कि जब भी कोई व्हीकल है या कोई कार है वो मूव कर रही है तो उसको मूव करवाने के लिए कितने फोर्स की, कितने एफर्ट की हमें रिक्वायरमेंट है। लेकिन अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ब्रेकिंग फोर्स। गाड़ी को रोकने के लिए हमें कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है, डेट इज ब्रेकिंग फोर्स। अगर कोई कार मूव कर रही है और मुझे उसे रेस्ट कंडीशन में लेकर आना है तो मुझे कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, डेट इज ब्रेकिंग फोर्स। और उसी को हम अलग अलग तरीके से आज कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब हम उसमें डिस्कस करते हैं तीन केसेस। जैसे कि पहले हमने डिस्कस किए थे तीन केसेस के बारे में कि या तो हम रियर व्हील्स की बात कर लें या फिर हम फ्रंट व्हील्स की बात कर लें, और एक केस बनता है कि जिसमें हम रियर एंड फ्रंट दोनों की ही बात करते हैं। तो इन तीनों केसेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करते, कंटिन्यू करते। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं यहाँ पर कि ये जो भी प्रॉब्लम होती है इसमें क्या होता है कि हमारा जो गाड़ी है, जो मेरी कार है, वो हमारी रेस्ट कंडीशन में आ रही है। कोई भी हम ब्रेक लगा रहे हैं गाड़ी पर तो गाड़ी क्या हो रही है, धीरे धीरे रुक रही है। तो रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब कि वेलोसिटी में डिक्रीमेंट हो रहा है टाइम के साथ में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हम एक्सलरेशन बोलते हैं या फिर रिटार्डेशन बोलते हैं। एक्सलरेशन का मतलब होता है पॉजिटिव टर्म्स में एंड रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव में। तो यहाँ पर गाड़ी रुक रही है, मतलब स्पीड 0 हो रही है इसकी विद टाइम, डिक्रीमेंट आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या टर्म यूज़ करेंगे, रिटार्डेशन यूज़ करेंगे। तो जब भी हम गाड़ी पे ब्रेक अप्लाई करते हैं तो रिटार्डेशन होता है। क्लियर? तो रिटार्डेशन हो रहा है तो ये प्रॉब्लम किसकी बन रही है, डायनेमिक्स की बन रही है, स्टैटिक्स की प्रॉब्लम नहीं है ये। लेकिन हमें जो यहाँ पर अपनी स्टडी करनी है वो स्टैटिक्स की प्रॉब्लम को मानकर करनी है। तो हम उतना ही फोर्स, इनर्शिया फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स के इक्विवेलेंट अप्लाई करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन किसकी होगी मैं क्लियर कर देती हूँ। जो हमारा ब्रेकिंग फोर्स है उसके अपोजिट में हम एक फोर्स लगाएंगे जिसे हम इनर्शिया फोर्स बोलेंगे। हमारा गाड़ी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है हम उस डायरेक्शन में अप्लाई नहीं करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, स्टूडेंट्स यही इसी बात पर मिस्टेक कर देते हैं और सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर देते हैं, जिससे कि सारा डेरिवेशन गलत हो जाता है। अभी मैं आगे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या कंडीशन होती है यहाँ पर। तो जस्ट यहाँ पर इतना समझना है कि इनर्शिया फोर्स अप्लाई करेंगे डायनेमिक्स की प्रॉब्लम को स्टैटिक्स की प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए। ये जो आपको स्क्रीन पे एक पैराग्राफ दिख रहा है उस पैराग्राफ में मैंने यही चीज़ मेंशन करी है। क्लियर? अब आगे की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डायग्राम आपको दिख रहा है। अगर ये डायग्राम आपको क्लियर हो जाता है तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स यहीं पे क्लियर हो जाएगी। बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है यहाँ पर, बस डायग्राम अगर क्लियर है तो सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। पिछले वाले केसेस में हमने जब ये गाड़ी का एग्जांपल लिया था, हमने इस तरह का एक ड्रॉ किया था, तो हमने उसको ग्राउंड पे रखा था, मतलब कि एक फ्लोर पे रखा था गाड़ी को, इंक्लाइंड प्लेन पे नहीं रखा था। यहाँ पर हमारी जो व्हीकल है वो क्या है, इंक्लाइंड प्लेन पर है। जैसा कि आप देख रहे हैं जो हमारा प्लेन है वो अल्फा एंगल पर इंक्लाइंड है। ये एंगल दिख रहा है आपको, डेट इज अल्फा एंगल। तो अल्फा एंगल पर हमारी ये जो व्हीकल है ये इंक्लाइंड है अभी। क्लियर? अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हमारा रियर व्हील्स है, ये हमारा फ्रंट व्हील है। ठीक है, तो रियर व्हील्स इस साइड में, फ्रंट व्हील हमारा जहाँ पर मैंने एफ लिखा है उस साइड में। गाड़ी की जो मूविंग डायरेक्शन है वो ये वाली डायरेक्शन है, मतलब गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। क्लियर? तो अगर गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर आपको रोकना है गाड़ी को तो आपको इसके अपोजिट में एक फोर्स लगाना होगा, यही बात होगी। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगाया मैंने एज्यूम कर लिया है एफ बी। क्लियर? ये फोर्स कौन सा है, ब्रेकिंग फोर्स है, जो कि इस गाड़ी को रोकने में हेल्प करेगा, इसकी वजह से गाड़ी हमारी रुकेगी। अब हमारा जो फोर्स है, हमारा ब्रेकिंग फोर्स, वो हमारा इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली हम इनर्शिया फोर्स कहाँ एक्ट करेंगे, इस फोर्स के अपोजिट में, मतलब कि कुछ इस डायरेक्शन में, जो कि मैंने यहाँ पर MA से शो किया है, इस डायरेक्शन में मैंने इनर्शिया फोर्स अप्लाई किया है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसी डायग्राम को मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। अब
इसी डायग्राम में मैंने क्या किया है, दो रिएक्शंस ड्रॉ करी है। एक मैंने यहाँ पर ए पॉइंट पे आर ए लगाया और बी पॉइंट पे मैंने यहाँ पर आर बी रिएक्शन लगाई है। फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट है ये कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की या किसी सिस्टम की स्टडी करते हैं तो उसमें जितने भी सपोर्ट सिस्टम से उसको हम एलिमिनेट करके उसके एवरेज में जो भी रिएक्शन अप्लाई होती है वो हम वहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो आर ए हमारी क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। कौन से वाले व्हील पर, ये हमारा फ्रंट व्हील है, तो नॉर्मल रिएक्शन फॉर फ्रंट व्हील। और आर बी हमारा क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन फॉर रियर व्हील्स। क्लियर, आर ए आर बी का क्लियर हो गया है। अल्फा क्या होता है वो क्लियर हो गया है। एम ए क्या है हमारा, इनर्शिया फोर्स, ये क्लियर हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि इस गाड़ी का वेट हमने किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मान लिया है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो उसको मैंने शो किया है यहाँ पर जी पॉइंट से, और इस पॉइंट पर मैंने एज्यूम किया है कि जो भी मेरी गाड़ी का टोटल वेट है वो इस पॉइंट पे क्या है, कंसंट्रेटेड है। और वेट कहाँ पर एक्ट करता है, ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो मैंने इस वेट को नीचे की तरफ यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करवा दिया है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, W इज इक्वल टू mg। हम हमेशा mg लेकर चलते हैं, ये तो सबको पता ही होगा। तो ये कॉन्सेप्ट अभी समझ में आ गया है। अब यहाँ पर क्या किया है मैंने, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की इस वाले जो फ्लोर है हमारा जिसपे हमने गाड़ी रखी है, उससे डिस्टेंस क्या एज्यूम कर लिए, h डिस्टेंस एज्यूम कर लिए। क्लियर। एंड इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की इस रियर व्हील की एक्सिस से जो डिस्टेंस एज्यूम करी है वो हमने x एज्यूम कर लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे मैं बताती हूँ। अब हमने क्या करना है, जो हमारा ये फोर्स है mg, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। एक हमारा यहाँ कहीं पर होगा, एक हमारा यहाँ कहीं पर होगा। फोर्स क्या है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी है। जो हमारा एंगल के साथ में फॉर्म होगा वो क्या होगा, कॉस में आएगा, मतलब mg कॉस अल्फा हो गया। और जिसके साथ में एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है यहाँ पर, उसको क्या लिखेंगे हम, mg साइन अल्फा। क्लियर। अब चूंकि हमारा फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस mg साइन अल्फा को यहाँ से उठाकर मैं यहाँ पर शिफ्ट कर सकती हूँ। तो मैंने यही करा है, जिससे कि एक ट्राइंगल कंप्लीट हो गया है। ये हमारा mg, ये हमारा mg cos अल्फा, और ये हमारा mg sin अल्फा। इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसीलिए हमने यहाँ वाले फोर्स को उठाकर यहाँ वाले फोर्स पे शिफ्ट कर दिया। अगर वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती तो हम अगर इस तरीके से कर देते तो ये चीज़ गलत हो जाती, क्योंकि हमारा फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड कितना है, mg साइन अल्फा, एंड डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन है। तो आप डायरेक्शन सेम रखेंगे, मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे, तो इसको आप कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपने डायरेक्शन उल्टी कर दी, अगर मैंने इसको इस तरीके से अप्लाई कर दिया तो सब कुछ क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्लियर। तो वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। ये टर्म्स मैं सारी क्लियर कर चुकी हूँ। ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा। क्यों होगा, क्योंकि जिन दो लाइंस के बीच में अगर एंगल अल्फा है तो उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल हमेशा क्या होता है, अल्फा होता है। ये वाला प्लेन, इसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो गई। क्लियर। एक ये वाला प्लेन, इसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो गई। तो अगर इन दोनों के बीच में एंगल अल्फा है तो यहाँ पर भी एंगल कितना होगा, अल्फा होगा। क्लियर। ये बेसिक थ्योरम है जो हम 11th-12th में पढ़ चुके होते हैं, मैंने यहाँ पर रिकॉल करवा दिया है। तो आई थिंक यहाँ पर इस डायग्राम के रिगार्डिंग सारी टर्म्स क्लियर हो गई होगी। एक और चीज़ बचा है हमारा यहाँ पर एल, कि ये एल क्या होता है। ये जो एल मैंने लिखा है यहाँ पर, ये एल क्या होता है। तो जो भी हमारा फ्रंट व्हील और रियर व्हील के बीच का जो डिस्टेंस होता है उससे हम बोलते हैं एल। और इसे हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, और क्या बोला जाता है, इसे व्हील बेस बोलते हैं। जैसे पिछले वाली वीडियोस में हमने क्लियरली मेंशन किया था, एल इज इक्वल टू व्हील बेस। यहाँ पर भी मैंने ईच एंड एवरी टर्म को मेंशन किया है। एक बार मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है, अब इन्हीं चीज़ों को मैंने क्या कर रखा है, आगे मेंशन किया हुआ है। आइए देखते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया हर एक चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है कि अल्फा एंगल क्या है, इंक्लिनेशन प्लेन और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच का। एम क्या है, जो भी हमारी कार है उसका मास 10 kg हुआ, 50 kg हुआ, व्हाटएवर, वो हमारा मास को शो करेगा। और वेट क्या हो जाएगा, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि हम किससे शो करते हैं, mg से। h क्या हो गया, जैसे कि अभी मैंने पिछली बार अभी डायग्राम में एक्सप्लेन किया था, cg से सरफेस के बीच की डिस्टेंस। x हमारा मैंने अभी शो किया था, cg से रियर एक्सल की
जो हमारा रियर एक्सल है उससे परपेंडिकुलर था। एल हमारा व्हील बेस है, ये मैंने अभी शो किया था कि ये व्हील बेस है, ठीक है, इसको हम मीटर्स में लेते हैं। एंड आर ए एंड आर बी क्या होगा, टोटल रिएक्शंस होंगी। अगर हम बात करें आर ए और आर बी की, तो एक हमारे फ्रंट व्हील के लिए, एक हमारे रियर व्हील के लिए, तो टोटल नॉर्मल रिएक्शन फ्रंट एंड रियर व्हील्स आप बोल सकते हो। म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, किसके बीच में होगा, टायर एंड रोड सरफेस के बीच में होगा, ये यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है। क्लियर। एंड अल्फा क्या है यहाँ पर, रिटार्डेशन है। जनरली हम ए या अल्फा जो भी यूज करते हैं उसको हम एक्सेलरेशन ही हम ज्यादातर यूज किया जाता है, लेकिन एक्सेलरेशन कब होता है, जब हमारी स्पीड में चेंज जो हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है, वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ में वो पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, इसलिए मैंने ए को यहाँ पर शो किया है रिटार्डेशन, जिसका यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए बोल लीजिए, अल्फा बोल लीजिए, जो कन्वीनियंट रहे, लेकिन मैंने यहाँ पर ए से शो किया है। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, वन बाय वन केस को डिस्कस करते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जब भी हमारा फर्स्ट वाला केस है कि जो हमारे ब्रेक्स है वो जो हमने अप्लाई किए वो सिर्फ हम रियर व्हील्स पे अप्लाई करें। रियर व्हील्स पे अप्लाई करने का मीनिंग क्या है कि जो भी हम हमारे ब्रेकिंग फोर्स है, जो भी हमने ब्रेक अप्लाई किया है वो सिर्फ रियर व्हील के लिए, फ्रंट का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, फ्रंट पे हमने कोई ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई नहीं किया है। तो कंडीशन क्या बनेगी, जो हमारा ब्रेकिंग फोर्स लगेगा वो सिर्फ हमारा रियर व्हील्स के लिए लगेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, रियर व्हील्स था। क्लियर। तो जो ब्रेकिंग फोर्स एफ बी की बात करेंगे, जो ये एफ बी आपको दिख रहा है, ये किसके लिए लगेगा, सिर्फ रियर व्हील्स के लिए लगेगा। तो मैंने यही चीज यहाँ पर मेंशन करी है, यही चीज मैंने यहाँ पर मेंशन करी है कि जो एफ बी है वो हमारा क्या है, टोटल ब्रेकिंग फोर्स है रियर व्हील्स के लिए। एंड इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम म्यू आर बी, क्योंकि एफ क्या होता है, म्यू आर के बराबर होता है। मैं हमेशा ये बताती रहती हूँ कि एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। तो अगर हम यहाँ पर ब्रेकिंग फोर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी जो एफर्ट, जो हमारा रिएक्शन होगा वो भी क्या होगा, यहाँ पर आपने बी शो कर दिया है, नथिंग एल्स। क्लियर। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि जब भी हमारी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी तो जो भी उसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं वो भी क्या होने चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने चाहिए, तभी आप उस पर स्टडी कर सकते हो। तो अब हम वही करेंगे कि इस जो भी पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारा सिस्टम है, सिस्टम हमारा क्या है, जो हमें डायग्राम ये विजिबल है अभी आपको, जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन पे एक कार रखी हुई है, डेट इज आवर सिस्टम। तो इस सिस्टम में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उसको हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व करवाना है एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करवाना, जैसा कि हम अब तक करते आए हैं। क्लियर। अब इसमें हमें क्या करना है कि यही डायग्राम को हमें रिजॉल्व करना है, तो कि जितने भी फोर्स हॉरिजॉन्टल में लग रहे हैं, मतलब कि मैं अभी एक बार क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि हमारा ये जो कार है वो इस प्लेन के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मतलब कि इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस होंगे उसको हम हॉरिजॉन्टल ट्रीट करेंगे, और अगर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस होंगे उसे हम वर्टिकल ट्रीट करेंगे। इज इट क्लियर। अब आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें करना है। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, दो इक्वेशंस दिख रही है। एक बार हमने लिखा है फर्स्ट इक्वेशन में कि जो हमने फोर्सेस को रिजॉल्व किया है पैरेलल टू द प्लेन, मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एंड एक बार लिखा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये दोनों इक्वेशन कैसे निकली है मैं डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ एक बार, एंड देन फिर से इस वाली इक्वेशंस पे आते हैं। डायग्राम यही वाला यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाले डायग्राम में अगर हम देखें तो हमें फर्स्ट हमें हॉरिजॉन्टल हमें करना है। तो हॉरिजॉन्टल में कौन कौन सा दिख रहा है, एक तो आपको ये एफ बी दिख रहा है यहाँ पर, क्लियर। एक आपको क्या दिख रहा है, एम जी साइन अल्फा इस डायरेक्शन में दिख रहा है। इसके अलावा और कुछ दिख रहा है हॉरिजॉन्टल में, इसके अलावा एक और फोर्स दिख रहा है जो कि है एम ए, और उसकी डायरेक्शन हमारी है ये वाली। तो जो भी डायरेक्शन, अगर आप इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट करते हैं तो इस वाली डायरेक्शन को क्या करेंगे आप, नेगेटिव ट्रीट करेंगे। तो वही चीज मैंने करी है। अब आइए मैं उसी वाली इक्वेशन पे आपको एक बार ले चलती हूँ। एफ बी प्लस एम जी साइन एल्फा इज इक्वल टू एम ए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ट्रीट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, आप जिस भी अपनी कॉपी में ये नोट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इस इक्वेशन को 1 दे दीजिए एंड इस इक्वेशन को 2 दे दीजिए, तो आपको इजी रहेगा। जब भी मैं इक्वेशन नंबर 1 की बात करूँ डेट मीन्स मैं इस वाली इक्वेशन की बात कर रही हूँ, और जब भी मैं इक्वेशन नंबर 2 की बात करूँगी डेट मीन्स मैं इस वाली इक्वेशन की बात कर रही हूँ। तो एकदम रिकॉल होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे। क्लियर।
अब जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, जो मैंने अभी शो करी थी थोड़ी देर पहले, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू एम जी कॉस एल्फा, ये कैसे आई है, ये भी उसी डायग्राम से समझते हैं। जो हमारा वर्टिकल फोर्स है, ये वाली इक्वेशंस जो हमारी थी, अब इसमें देखिए वर्टिकल कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक हमारा लग रहा है आर ए, एक लग रहा है हमारा आर बी। ये देखिए, एक हमारा लग रहा है आर बी, एक हमारा लग रहा है आर ए। इनके डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन है। एक हमारा फोर्स कौन सा लग रहा है, इसमें और कोई दिखाई दे रहा है, एक हमारा लग रहा है एम जी साइन एल्फा, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो अगर आप इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट कर रहे हैं तो इस वाले डायरेक्शन को आप नेगेटिव ट्रीट करिए, और इसका उल्टा भी आप ले सकते हैं। तो यही यूज करके मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिखी है, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू एम जी साइन एल्फा। मैं इक्वेशन दिखा देती हूँ, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू एम जी कॉस एल्फा। यहाँ पर एम जी कॉस एल्फा आएगा। क्लियर, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एम जी साइन एल्फा एंड कोस एल्फा में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने यहाँ पर डायग्राम में जो ये वाला डायरेक्शन है, मैं इसको एक बार पेन लेके यूज करके बता देती हूँ। ये डायरेक्शन जो है ये है एम जी कॉस एल्फा, और जो ये वाला था ये है एम जी साइन एल्फा। तो चूंकि यहाँ पर बहुत पास में लिखा था तो मैंने गलत प्रोनाउंस कर लिया था, आपको मिस्टेक नहीं करनी है। अब बात करते हैं इसके आगे की। ये इक्वेशंस निकाल लिए। इसके बाद हमें क्या करना है, मोमेंट लेना है जी पॉइंट के रेस्पेक्ट में। जी क्या है हमारा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द व्हीकल। क्लियर। अब मोमेंट क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब कि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे लेंगे, हमारे जी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस काउंट करेंगे, जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनकी। अब ये वाली इक्वेशन नंबर जो थर्ड मैंने शो करी है यहाँ पर, इस थर्ड इक्वेशन को हम देखते हैं कि ये इक्वेशन कैसे आई है। अब इसको देखने के लिए फिर से मैं डायग्राम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डायग्राम एक बार यहाँ पर भी मैंने डाल दिया था। अब यहाँ पर देखिए, एक फोर्स लग रहा है एफ बी, जो कि जी पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या करेगा, मोमेंट प्रोवाइड करेगा। तो एफ बी के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, एच होगी। ये हमारा फोर्स है एफ बी। इस एफ बी के लिए जो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी, ये वाली एच आएगी। क्लियर, यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। फर्स्ट देखो आप इक्वेशन नंबर थर्ड में, एफ बी इंटू एच। इसके आगे एक मैंने टर्म लिखी है आर बी इंटू एक्स। ये कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्लियरली आर बी जो आपको रिएक्शन दिख रही है पॉइंट बी पर, उसकी अगर मैं जी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूँ तो क्या होगा, यही एक्स डिस्टेंस होगी। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ आगे तो ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, तो यही चीज होगी। यही चीज मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, मेंशन कर रखा है, आर बी इंटू एक्स। अभी प्लस और माइनस का साइन कंफ्यूज मत करो, अभी सिर्फ इसका जो मैग्नीट्यूड है उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं साइन समझा दूंगी कि कौन मैंने प्लस लिया है कौन मैंने माइनस लिया है। एक बन रहा है इज इक्वल टू, मैंने लिखा है आर ए एल माइनस एक्स। आर ए एल माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आपका ए है, उस पर्टिकुलर ए पॉइंट पे ये आर ए, इसको मैं अगर आगे एक्सटेंड करूँ तो ये वाला फोर्स है, इससे मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर जी के लिए क्या होगा, यही डिस्टेंस होगी। तो टोटल अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, व्हील बेस क्या है हमारा एल। एल में से अगर मैं ये एक्स माइनस कर दूं तो हमारे पास में ये डिस्टेंस आ जाएगी, जो कि क्या है, इसके लिए परपेंडिकुलर है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, जो इस वाला जो हमारा पॉइंट है पॉइंट बी, इससे जो मूवमेंट लगेगा, जो कि हमारा आर बी मैंने ये बताया है, ये किस तरीके से लगाएगा, इस तरीके से मूवमेंट लगाएगा। क्लियर, एक हमारा आर बी है वो भी हमारा इस तरीके से लगाएगा, लेकिन जो हमारा आर ए है वो इसके लिए इस तरीके से लगाएगा। तो यहाँ पर भी कंडीशन क्या है, अगर आपने इसको पॉजिटिव लिया है तो इस डायरेक्शन को आप नेगेटिव ले लीजिए। आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो आपको पसंद हो उसको पॉजिटिव ले लो, और जो एक चीज बच जाती है उसको आप नेगेटिव ले लो। तो जब आप सॉल्व करोगे तो पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, इस तरह से कंडीशन बन जाती है। वही इक्वेशन नंबर थर्ड में मैंने यूज किया है। क्लियर, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब जो एफ बी है, मैंने इनिशियली आपको बताया था उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू आर बी, क्योंकि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू आर। तो इक्वेशन नंबर थर्ड में मुझे ये वैल्यू पुट करनी है। एंड साथ ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको रिमाइंड किया था कि जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 है उसको पेपर पर लिख के रख लीजिए, ताकि आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा ऊपर नीचे। तो उसी इक्वेशन नंबर 2 से मैंने आर ए की वैल्यू निकाली है।
तो अब आर ए की वैल्यू एंड एफ बी की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज को मैंने क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 3 में मुझे पुट कर देनी है। क्लियर? यहाँ से एफ बी की वैल्यू, यहाँ से आर ए की वैल्यू, इन सबको उठा के मुझे यहाँ पर पुट कर देनी है। अब यहाँ पर मैंने किया तो एफ बी की जगह क्या आ गया, म्यू आर बी। इस वाली इक्वेशन की बात कर रही हूँ मैं, इस वाली इक्वेशन की बात कर रही हूँ। म्यू आर बी इंटू एच प्लस आर बी इंटू एक्स, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। एंड आर ए की जगह मैंने फिर से क्या कर दी है, ये वैल्यू पुट कर दी है। क्लियर? अब कुछ नहीं करना है, जस्ट सॉल्व करना है। जो चीज़ कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लो, जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर दो। इन जनरल सिंपल मैथमेटिक्स है, सिर्फ सॉल्व करना है और कुछ भी इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमारे पास में ये आर बी की वैल्यू आ जाएगी। आर बी की वैल्यू आ गई है तो आर ए की वैल्यू भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरीके से, ये हमारे पास में ये आर ए की वैल्यू है जो कि हमने इक्वेशन नंबर 1 से निकाली थी, 2 से निकाली थी, सॉरी, जो इनिशियली मैंने लिखा था ना इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, उससे मैंने ये वैल्यू निकाली थी। तो उस वाली वैल्यू में मैं अगर ये आर बी की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, आर ए आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ अगर इसमें आर बी अननोन है तो इससे क्या निकल के आ जाएगा, आर ए की वैल्यू भी आ जाएगी। तो मैंने ये आर ए की वैल्यू यहाँ पर रखी है, मतलब सॉरी आर बी की वैल्यू ये आर बी है, इस मैंने ये आर बी की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दी है। सिंपल एलसीएम लिया है और जो कट रहा था उसे कट किया है। तो ये मेरे पास में फाइनल एक टर्म आ जाती है जो कि ये वाली है, ये मेरी है आर ए और ये है मेरी आर बी। इज इट क्लियर? अगर हमें यहाँ पर जो ब्रेकिंग फोर्स निकालना है, ब्रेकिंग फोर्स कौन सा निकालना है, रियर व्हील्स के लिए, क्योंकि हमने फर्स्ट केस कौन सा एज्यूम किया है, रियर व्हील्स के लिए एज्यूम किया है। तो रियर व्हील्स के लिए हमें ब्रेकिंग फोर्स निकालना है। तो हम ब्रेकिंग फोर्स क्या था, एफ बी। तो एफ बी किसके बराबर था, म्यू इंटू आर बी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप आर बी रख देंगे, जो हमारा जो भी रिएक्शन, आर ए आर बी में कंफ्यूज मत होइए, जो भी रिएक्शन रियर व्हील्स के लिए थी वही म्यू के साथ में मल्टीप्लाई होगी। तो इसमें मैंने यहाँ तक ही सॉल्व किया है, लेकिन मैं आगे आपको इसी में आपको लिख के दिखा देती हूँ ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। जो हमारा एफ है हम किसके लिए निकाल रहे हैं, रियर व्हील्स के लिए निकाल रहे हैं ब्रेकिंग फोर्स। तो क्या निकलेगा, म्यू इंटू रिएक्शन कौन सी निकलेगी, जो रियर व्हील पे लग रही है। एक पॉइंट था हमारा ए, एक पॉइंट था हमारा बी। तो बी पॉइंट किसको शो कर रहा था, रियर व्हील्स को शो कर रहा था। ठीक है, तो इस वाली पॉइंट, इस वाली इक्वेशन में मैं म्यू के साथ में मल्टीप्लाई में किसको लिख दूं, इस वाली टर्म को अगर मैं यहाँ पे आर बी की जगह लिख दूं तो जो हमारा एफ आ रहा है वो क्या होगा, मैक्सिमम ब्रेकिंग फोर्स। किस कंडीशन में, रियर व्हील्स पे जब आप अप्लाई कर रहे हो उस कंडीशन में। तो ये आप साथ में अपने डेरिवेशन में एड ऑन कर लीजिएगा, ये टर्म्स भी आपको लिखनी है और ये फाइनल एफ की वैल्यू निकालनी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो आपका ब्रेकिंग फोर्स है वो कैलकुलेट कीजिए फॉर द रियर व्हील्स, तो आपको यहाँ तक करना है, सफिशिएंट है, इसके आगे का कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है जो कि हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब सेकंड कंडीशन हमारी बनती है, ये डायग्राम मैंने यहाँ पर शो कर दिया, जिसको डाउट हो अगर ए पॉइंट बी पॉइंट, तो ये ए पॉइंट हमारा फ्रंट व्हील के लिए है और ये बी पॉइंट हमारा रियर व्हील के लिए। क्लियर? अब आगे चलते हैं, कंडीशन बनती है हमारी ये वाली। अब इसमें हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को यूज किया है। 1 हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी थी, जो हमने इनिशियली लिखा था। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ। हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 मैंने बोला भी था, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन आप यहाँ पर मेंशन कर लीजिए 1 एंड 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं, ए की वैल्यू क्या हो सकती है, इस एम को अगर मैं नीचे की तरफ लेके चली जाऊं तो ए की वैल्यू निकल जाएगी। इसी ए की वैल्यू को मैंने आगे यूज किया है, ये यहाँ पर मैंने यूज किया है। ठीक है, ये ए की वैल्यू है, इसको मैंने आगे की तरफ यूज किया है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, एफ बी अपॉन एम एंड एम जी साइन अल्फा अपॉन एम। तो एम से एम कैंसिल कर दिया था। तो इससे मेरी क्या वैल्यू निकल रही है, यहाँ पर भी मैंने एफ बी की जगह म्यू आर बी रख दिया और आर बी की जगह आर बी की वैल्यू रख दी। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सलरेशन। यहाँ पर फिर से मैंने एक्सलरेशन बोला है लेकिन ये क्या है, रिटार्डेशन है, क्योंकि इस रिटार्डेशन से, इस स्पीड से विद द टाइम वेलोसिटी क्या हो रही है, आपकी कम हो रही है। तो हमने यहाँ पर क्या ये शो किया है, रिटार्डेशन को शो किया है। तो रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी आ गई है, ये निकल कर आ गई है। किस केस में, जब हम रियर व्हील्स की बात कर रहे थे। तो अगर रियर व्हील्स के लिए ही पूछा जाता है तो शुरू से लेके अब तक जो हमने किया है यहाँ तक आपको एंड कर देना है। लेकिन अगर कंडीशन कोई और पूछी जाए तो क्या करें, उसके लिए मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ।
अब हमारा सेकंड केस बनता है जब हम ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं फ्रंट व्हील्स के लिए। फ्रंट व्हील्स के लिए अप्लाई करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, ये यहाँ पर हम बात करेंगे फ्रंट व्हील्स के लिए। तो मतलब कि हम ये ए पॉइंट के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं अपनी, ये ए पॉइंट के रिगार्डिंग हम अपना बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो जो हमारा ब्रेकिंग फोर्स लगेगा वो भी क्या लगेगा, हम इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एफ ए लिखा है। एफ ए क्या है, ब्रेकिंग फोर्स से, मैक्सिमम ब्रेकिंग फोर्स से जो हमारा फ्रंट व्हील से उन कंडीशन में। तो वैसे तो हम जो व्हील्स पे ब्रेक अप्लाई करते हैं गाड़ी पे, तो हम रियर व्हील्स पे अप्लाई करते हैं या फिर हम चारों व्हील्स पे अप्लाई करते हैं। ऐसा बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है कि हम फ्रंट व्हील्स पे ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कंडीशन है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, तो इसीलिए हम देख रहे हैं उसके बारे में भी। अगर फर्स्ट केस किसी को प्रॉपरली समझ में आ गया है तो सेकंड बहुत इजी है। जहां पर एफ बी था वहां पर एफ ए से रिप्लेस कर देना है। सेम हमें वैल्यूज निकालनी है, सेम हमें मोमेंट लेना है, सेम हमें वैल्यूज पुट करनी है, यहाँ से उठा के वहां पर सेम काम करना है। एक बार मैं फिर भी बता देती हूँ कि किस तरीके से रहेगा। आइए देखते हैं। ये मैंने लिख दिया है, एफ ए क्या है, टोटल ब्रेकिंग फोर्स, जो कि एक्ट कर रहा है व्हील्स पर ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। क्लियर। अब ये इक्वेशन निकालिए, मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि सेम मैंने रिजॉल्व करवाया है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सेम इक्वेशन से, सिर्फ जहाँ पहले हमारा यहाँ पर एफ बी था, अब हमारा यहाँ पर एफ ए है, क्योंकि पहले जो हमारा टोटल ब्रेकिंग फोर्स था वो रियर व्हील्स पे लग रहा था, तो वो एफ बी था। अब हमारा जो कंडीशन है वो क्या लग रहा है, फ्रंट व्हील्स पे लग रहा है, और हमारे यहाँ पर कंडीशन क्या है, एफ ए है। तो सिर्फ ये चेंज हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। फिर भी कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। उसके बाद में हमने सेम काम करना है, मूवमेंट लेना है जी पॉइंट के रेस्पेक्ट में। जिस तरीके से पहले मूवमेंट लिया था सेम तरीके से मूवमेंट लेना है, सेम इक्वेशन बनेगी। चेंजेस कहाँ पर आएंगे, जहाँ पे आर बी था वहाँ पे आर ए हो जाएगा, बस मेन डिफरेंस यही है। सेम, अब पहले आपने एफ बी की जगह म्यू आर बी रखा था, अब यहाँ पर एफ ए की जगह म्यू आर ए रखेंगे। पहले आपने आर ए की वैल्यू निकाली थी, अब आप आर बी की वैल्यू निकालेंगे वही दो इक्वेशंस को यूज करके। तो करना क्या है, यहाँ पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि सेम चीज़ है, रिपीटेशन करने का कोई मीनिंग नहीं है। डाउट हो तो आप मुझसे फिर भी पूछ लेना। तो यहाँ पर हमने आर ए की वैल्यू निकाली है एंड इसी आर ए को यूज करके मैं यहाँ पर क्या करूँगी, आर बी की वैल्यू निकालूंगी। ये आर बी की वैल्यू निकाली है एंड सेम काम अगेन क्या करना है, वही ए निकालना है। एक्सलरेशन नहीं है यहाँ पर, रिटार्डेशन है, फिर बता रही हूँ। तो ये ए की वैल्यू निकाली है जो कि हमारी ये निकल कर आई है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि फ्रंट व्हील्स के लिए करो, तो फ्रंट व्हील्स के लिए करने के लिए क्या आएगा, आपको डायग्राम प्रॉपर एक्सप्लेन करना है, सारी टर्म्स प्रॉपर एक्सप्लेन करनी है एंड जो फर्स्ट को जहाँ पर हमने खत्म किया था उसके बाद से फिर से शुरू कर देना डेरिवेशन को। क्लियर। अब ये तो हो गई हमारी दो केसेस हो गए कि जब हम फ्रंट के लिए बात करें या जब हम रियर के लिए बात करें। थर्ड इंपॉर्टेंट केस एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि जब हम बात करें फोर व्हील्स के लिए, कि हमने फ्रंट भी काउंट कर लिया है एंड रियर व्हील भी काउंट कर लिया है, तब कंडीशन क्या बनती है। तो तब कंडीशन और भी इजी रहेगी कि जहाँ पर हम अब तक सिर्फ एफ बी लिखते आए थे या फिर एफ ए लिखते आए थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ए भी काम करेगा और एफ बी भी काम करेगा। किस तरीके से मैं बता देती हूँ। ये डायग्राम दिख रहा है आपको। अब हम यहाँ पर रियर व्हील भी काउंट कर रहे हैं, तो मतलब इसके थ्रू भी लगेगा एक फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स, जो कि है एफ बी। अब हम यहाँ पर फ्रंट व्हील्स भी काम कर रहे हैं, फ्रंट व्हील को भी लेकर चल रहे हैं, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो होगा एफ ए। तो जो टोटल इफेक्ट होगा वो किसकी किसकी वजह से आएगा, एफ बी की वजह से भी आएगा, एफ ए की वजह से भी आएगा। तो हमें इन दोनों को साथ में लेकर चलना है। तो मैंने यहीं पे सारा लिखा है, एफ ए क्या है, एफ बी क्या है। एफ ए को क्या लिख सकते हैं, म्यू आर ए। एफ बी को क्या लिख सकते हो, म्यू आर बी। क्लियर। ये एक मोस्ट प्रिफरेबल कॉमन कंडीशन है कि हम जनरली यही वाली कंडीशन ब्रेकिंग फोर्स की हम यूज की जाती है। क्लियर। बाकी मैंने ईच एंड एवरीथिंग जो मैं आपको बोल रही हूँ वो सारा कुछ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब आगे चलते हैं। सेम कंडीशन अगेन कि आपको पैरेलल एक्सिस के थ्रू रिजॉल्व करवाना है, डेट इज हॉरिजॉन्टल। परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू रिजॉल्व करवाना, डेट इज वर्टिकल। मतलब कंडीशन क्या है, एक मिनट, कंडीशन क्या बन रही है, एक तो आपने रिजॉल्व करवाया है हॉरिजॉन्टल, एक आपने करवाया है वर्टिकल। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर भी निकल चुकी है। इक्वेशन नंबर 3 के लिए क्या करना होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट लेना होता है, तो ये हमने मोमेंट लिया है।
मैं इस यहाँ पर रिपीट नहीं कर रही हूँ वापस, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ कितना है कि पहले सिर्फ फर्स्ट केस में सिर्फ एफ बी था, सेकंड केस में सिर्फ एफ ए था, और थर्ड केस में क्या हो गया, एफ ए प्लस एफ बी दोनों ही हो गया है। इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। एक बार अगर आप वीडियो को वापस देखिएगा, फर्स्ट केस को वापस देखिएगा, वहां तक अगर कोई डाउट नहीं है तो यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं आएगा। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 हमने निकाल लिए, 1, 2 एंड 3 निकाल लिए। अब यहाँ पर क्या करना है, एफ ए की भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, एफ बी की भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एक ही वैल्यू पुट कर रहे थे, क्योंकि एक ही था हमारे पास में। अब हमारे पास में दो टर्म्स दिख रही है, एफ ए भी दिख रहा है इक्वेशन नंबर 3 में, एफ बी भी दिख रहा है, तो यहाँ पर दोनों वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पर आर बी की वैल्यू वही इक्वेशन नंबर 2 से हमने निकाल ली है। क्या होगा, एम जी कॉस एल्फा माइनस आर ए। अब इन सारी वैल्यूज को हमें पुट कर देना है, सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, आर ए निकालना है। कुछ भी नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स से प्लस माइनस जो हो रहा है उसको एक तरफ लेकर आइए। जो चीज सेम है, जो चीज डिफरेंट है, जो चीज सेम है कट रही है उसे कट कर दीजिए। आर ए निकाला, सिंपल सिमिलर वे में आर बी निकाला। उसके बाद में हमने रिटार्डेशन निकालना है, जिसकी वैल्यू हमारी ए है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये मैंने लास्ट वाला केस बिल्कुल भी इसीलिए एक्सप्लेन नहीं किया है, सिमिलर केसेस है, मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो अगर थोड़ा भी डाउट लग रहा है तो वीडियो को फिर से एक बार देखिए, आई एश्योर यू कि कोई भी डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये पूरा आपको सॉल्व करना है। इन जनरल तीनों केसेस एक साथ नहीं पूछे जाते हैं, कोई भी एक केस के बारे में आपको पूछा जाता है, तो जो केस पूछा गया है वही करना है। बस मेन चीज क्या है, कोई भी केस हो आपको डायग्राम क्लियरली बनाना है, आपको सारी टर्म्स को क्लियरली मेंशन करना है, और जो भी केस पूछा जाता है आप उसको कीजिए। आप बीवॉक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई भी कोर्स आप अगर कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है, अगर सिलेबस में टॉपिक मेंशन है तो ये एक डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है। और लगा के बीच में क्वेश्चन आता है यूनिट में कि एक थ्योरेटिकल पूछ लिया, एक न्यूमेरिकल पूछ लिया, लेकिन थ्योरेटिकल कम आता है, न्यूमेरिकल पोर्शन अगर देखा जाए, न्यूमेरिकल मतलब कि डेरिवेशन और ये सब कुछ मिला के, तो ये डेरिवेशन आने के चांसेस रहते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से कीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। इसके रिगार्डिंग और भी कोई टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन हो जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप मुझे इस पर वीडियो बना दीजिए या हेल्प कर दीजिए, तो पॉसिबल होगा, मैं विद इन टाइम आपको करके बता दूंगी। उसका हो सकता है टाइम कम ज़्यादा लगे, लेकिन वो चीज़ मैं कोशिश करूंगी कि वो मैं आपकी हेल्प कर सकूं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो, कुछ आपको अच्छा समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट में मुझे बताइए कि कैसा लगा। थैंक यू सो मच एंड ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।